नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी? आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ का। देखो जो इनिशिएटिव है ना मेरे, वो बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। ये जीएस का पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यू का है, मैं कभी-कभी लाता हूँ पर अब कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दिन में एक बारी मैं ये लाता रहूँ और थ्योरी में 2 या 3 दिन में एक बारी थ्योरी लाता रहूँ, ठीक है? और पर्टिकुलरली जो हमारा जो डेली कंटिन्यू चल रहा है आपका सोशियोलॉजी वाला सेक्शन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, वो तो डेली चल ही रहा है, ठीक है? जो भी क्वेरीज हैं वो पिन कमेंट कर दिया करो भाई आप लोग। तो ये जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ना भाई, ये क्या है कि सारे ऑल स्टेट के जो पीसीएस, जो जैसे मान लो आरपीएससी का है, प्रीलिम्स का, आरएएस का जो होता है, अपना यूपी पीसीएस का है, होता है एसडीएम और डीवाईएसपीस के लिए, आरओ एआरओ का है, जीडीसी जीआईसी का जो जीएस, मैं कह रहा हूँ कि जो जीएस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां से मैंने सेक्शन वाइज सेक्शन थोड़ा सा काम करके मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू पीवाईक्यूज है वो निकालें आपके लिए, ठीक है? तो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में ना यकीन करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस आपको इतना भर करना है कि आपको वीडियो पॉज करके ना आपको देखना है कि मेरा स्कोर कितना जा रहा है। और एग्जाम पास आने वाला है भाई, 2 महीने बाद ही सारे के सारे एग्जाम आ जाएंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस जीडीसी का हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे वो हाँ जीआईसी वाला हो, चाहे वो हाँ एडीवी 52 का हो, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं इधर आपके लिए, तो बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके ये इनिशिएटिव जो है। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये संविधान वाला पॉलिटी के सेक्शन से शुरू करा है। 8 से 9 दिन में या 10 दिन में पूरा का पूरा इनिशिएट कंप्लीट कर लेंगे। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटी के पूरे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? 8 से 10 सीरीज में अपन। तो पहला यूनिट क्या है? पहला हमने यूनिट लिया कि संविधान की सभा क्या है? संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा के बारे में दो टॉपिक क्या है जरा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जस्ट ए सेकंड। संविधान निर्माण प्लस संविधान सभा, संविधान सभा। तो 2 टॉपिकों से ना 30 से 35 क्वेश्चंस लिए हैं हमने। अब थोड़ा सा आपको कमेंट करना है कि मेरा स्कोर कितना जा रहा है। अगर हाथ में दर्द बंद हो गया हो तो आपके में, नहीं तो गर्म पानी में डुबो लेना, सही हो जाएगा। ठीक है भैया? चलो भैया, तो पहला है संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? संविधान को सौदेबाजी संघवाद किसने कहा? संविधान को अर्ध संघवाद किसने कहा? संविधान के बारे में बोल रहा है कि संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? संविधान को वॉरगेनिंग फेडरलिज्म। भाई मैं उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैंने सारा का सारा प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म करा रखी है। आप ये नया नहीं है कोई कि थ्योरी मैंने पढ़ाई नहीं और ये करा रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो ये है क्या है कि संविधान को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। बस ये तो भाई रटना पड़ेगा आपको, ये कोट्स हैं तो कोट्स आपको याद करने पड़ेंगे। सौदेबाजी संघवाद किसने कहा? संविधान को वॉरगेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? तो मॉरिस जोन्स ने कहा है। किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने कहा है। सॉरी, ये होगा इसका तीसरा। उसके बाद संविधान को क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा है? संविधान को क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा है? तो केसी वेयर साहब ने कहा है। किसने कहा है? केसी वेयर साहब ने कहा है, ठीक है? और संविधान को फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा है? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है। ओके, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा बी। याद रखेंगे अपन लोग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि संविधान में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? कौन से एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रोविजन किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 7073, पिट्स इंडिया एक्ट 7084, चार्टर एक्ट 8013 और चार्टर एक्ट 8033। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा भाई पहला। ओके, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है? उसके बाद चार्टर एक्ट शुरू हुए आपके 1813, 1833, 1853, फिर 1858, ठीक है? फिर आपका 1861, फिर आपका 1891, फिर आपका 1909 और 1919, उसके बाद 1935। भाई सारे के सारे मैंने सारे के सारे चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट और भारत शासन अधिनियम ये सब करा रखे हैं भैया मैंने। उसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको।
एक एक करके बताया मैंने, चेक द प्लेलिस्ट जाके। तो पहले में प्रावधान क्या किया गया है कि भाई, पहले में ये प्रावधान किया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या होगा भाई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ठीक है भाई, ब्रिटिश संसद ने क्या बोला है, चाय, भाई जो ईआईसी थी, ब्रिटिश संसद ने क्या बोला ईआईसी को कि यार तुम केवल चाय का ट्रेड करोगे, किसके साथ में, चाइना के साथ में, किसके साथ में, चीन के साथ में, बाकी आपके सारे के सारे ट्रेड एक्टिविटीज बंद हैं। तो ये किस एक्ट, हाँ, कौन से चार्टर अधिनियम से किया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम से किया गया। ओके, ठीक है। तो एक एक अगर एक्ट को मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूँ ना, तो भैया एक एक एक्ट ही है 10 से 15 मिनट का, तो वो सब तो मैं दोबारा नहीं करने वाला। उसके बाद क्या है कि जो देखो, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, इसी से अगर दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, अगर आता है तो। 1813 के चार्टर एक्ट से तो ये सब किया गया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट से क्या बोला गया ईआईसी को कि भैया तुम्हारा जो ईआईसी का जो पूरा का पूरा ट्रेड है ना, ये ट्रेड है, ये ट्रेड करेगी ही नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी ही नहीं। तो पूर्ण रूप से ईआईसी का ट्रेड कौन से चार्टर अधिनियम से खत्म कराया गया? तो आंसर क्या लगाओगे आप, 1833। और केवल चाय को बचाकर बाकी सारा का सारा ट्रेड खत्म कर दिया गया, ये कौन से चार्टर एक्ट से आंसर लगाओगे आप, 1813 के आए। तो ये डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स क्लियर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? देखो कुछ हद तक कि क्या कुछ हद तक, इसका मतलब क्या है कि यार प्रशासन में क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया इस एक्ट से, बताऊंगा आंसर क्या है कि भाई इस एक्ट से क्या बोला गया कि यार प्रशासन में कोई रंग, कोई भेद, कोई जाति पाति नहीं, सब भाई समान है। तो ठीक है, और कोई भी ऊंची या कोई आईएएस बन सकता है, कोई आईसीएस बन सकता है। ठीक है, तो कौन से एक्ट से बोला गया है, पहली बार कौन से एक्ट से बोला गया, चार्टर एक्ट 1833 से बोला गया। याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे फॉर्म बना दिया है, देखो क्वेश्चन को, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, इसका मतलब वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई जात पात रंग कुछ नहीं है, कोई धर्म वर्म नहीं, सबको समान अब इक्वलिटी दी जाएगी और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्रशासन में। लेकिन हकीकत में तो ऐसा था नहीं, आपको सबको पता है किस तरह की चीजें हुई इंडियंस के साथ में। इंडियंस को ये ब्लैक डॉग्स बुलाते थे। वो अलग बात है कि लेबर पार्टी के ऋषि सुनक जैसे भारतीय मूल के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने 2 साल पहले, अभी तो केयर स्टारमर हैं, तो भैया सबसे पहले 10 डाउन स्ट्रीट पे ना क्या दिखाएगा, ब्लैक डॉग ले गए थे साथ में ऑफिस में, ओवल ऑफिस में। तो बदला तो भाई होता है, तो हिस्ट्री तो रिपीट होती है, बुरे के साथ वाली हिस्ट्री तो रिपीट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो कौन से एक्ट के, कौन से चार्टर एक्ट या के तहत, या फिर कौन से भारत परिषद अधिनियम, देखो भारत परिषद अधिनियम क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, क्योंकि 1853 के बाद तो चार्टर एक्ट खत्म हो गए थे ना, तो 1861 में क्या आया, भारतीय परिषद अधिनियम। 1858 के बाद तो क्राउन का शासन हो गया था ना, हिस्ट्री वाली सीरीज में देखना जाके। तो क्या है, कौन से अधिनियम से बजट पर बहस करने का प्रावधान किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909 या 1919, कौन से अधिनियम से, 1892 के। ठीक है, ये नरम दलियों की, जैसे मैंने गांधी नीरा पढ़ाया था, तो कांग्रेस की जो नेशनल एनआईसी थी, इंडियन नेशनल जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत थी गरम दल वालों की, कि भैया हमने बहस करके, ठीक है, क्रांतिकारी माध्यमों से नहीं, अंग्रेजों को बहस करके हमने झुकाया है। और पहली बार हमारी जीत हुई है कि अंग्रेजों से हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बजट पर, कि भैया ये थोड़ा थोड़ा पूरी तरह से सवाल नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न, कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न डज नॉट अलाउड। वो पूछ नहीं सकते कि तुमने इतना पैसा जो खर्च किया है डिफेंस में, कितना पैसा खर्च कर दिया और कहाँ से पैसा ले रहे हो, वो सवाल नहीं पूछ सकते थे। थोड़ा थोड़ा पूछ सकते थे कि यार बजट पे और खर्च कर दो, इतना वहां कम खर्च हो रहा है, इस तरह के सवाल पूछ सकते थे। ठीक है, पर ये क्वेश्चन फॉर्म में आता है कि भाई पहली बार बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट से प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के एक्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरेट, क्या बोलते हैं, कम्युनल
कम्युनल इलेक्टोरल, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1892 काउंसिल नहीं यार, मार्लिमेंटो सुधार, मार्लिमेंटो चैम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो मार्लिमेंटो सुधार, इसको क्या बोलते हैं हम? इसी को भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1909। उसके बाद मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार को भी क्या बोल सकते हैं हम? भारत सरकार अधिनियम 1919, और भारत सरकार अधिनियम तो है 1935, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि यार मुसलमानों को ना ये हक दे दिया गया कि भैया आपके नेता को केवल आप मुसलमान आदमी चुनेगा, ठीक है। ये क्या है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ना अंग्रेजों की, तो ऐसा इसलिए दिया था। और बंगाल इसी के कारण तो बहुत बवाल हुआ था कि ऐसा कैसे कर सकते हो यार आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो, कौन से अधिनियम से हुआ? मार्लिमेंटो सुधार 1909 से हुआ। उसके बाद में भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1946, 1937 या 1947। तो आंसर क्या होगा इसका? जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिश कब किया गया भाई? आंसर क्या होगा? 1937 में। और कौन से एक्ट के तहत किया गया? कौन से एक्ट के तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब करी गई? 1937 में। और कौन से एक्ट के द्वारा करी गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा कंफ्यूजन क्या होगा कि अब मास्टर अभी तो आपने बताया था कि यार एक संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है? कलकत्ता में भी हुई है। तो वो क्या था? संघीय न्यायालय नहीं था, वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? वो कलकत्ता में हुई थी, जिसके चीफ जज कौन थे? एलिजा एम्पे थे, 3 जजों के साथ में। बात समझ रहे हो आप? ठीक है। तो केंद्र में द्वैध शासन कौन से एक्ट के तहत लाया गया? देखो द्वैध शासन क्या है ये समझ लो थोड़ा सा यार। जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ठीक है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो क्या है, एक तो क्या कर दिया, एक तो आरक्षित में कर दिया। अरे जो विषय होते हैं, कुछ विषय तो यार गवर्नर संभालेगा, कुछ विषय उसके नेता संभालेंगे, कुछ इस तरह समझ लो। कुछ विषय तो प्रधानमंत्री संभालेगा और कुछ विषय राष्ट्रपति संभालेगा, इस तरह का कुछ समझ लो, ठीक है। वो क्या है? देश शासन है। तो एक तो आरक्षित कर दिया, एक तो रिजर्व कर दिया, बस समझने के लिए। उसके बाद एक क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, एक हस्तांतरित कर दिया, हस्तांतरित, ठीक है। विषयों को बांट दिया गया। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? दैव शासन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कौन से केंद्र की बात कर रहा है यहाँ मेंशन करना? प्रांतों में अभी मैं बताऊंगा, इसका कंफ्यूजन दूर होगा इससे। तो केंद्र में कौन से आर्टिकल के तहत ये स्थापित किया गया? तो आर्टिकल भारत सरकार अधिनियम जीओआई एक्ट 1935 के तहत। आंसर क्या होगा? 1935। यही बात ये प्रांतों में पूछ ले, यही बात ये प्रांतों में पूछ ले। तो प्रांतों में दैव शासन की स्थापना, अरे प्रांतों मतलब यार राज्यों में, आज पहले प्रांत बोलते थे, आज जो हमारे स्टेट्स हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई? तो 1919 के से। आंसर क्या होगा? जब 19 और केंद्र में पूछ ले तो आंसर क्या होगा? 1935 के। समझ आया आपको? ठीक है, चलो। तो जब केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, तो इसका मतलब है कि यार ये चीज पहले जब प्रांत में होगी, तो प्रांत से तभी तो केंद्र में आई है। तो भाई अब प्रांतों में से द्वैध शासन वो ले लिया गया, तो वहां भी तो कुछ देना होगा। तो प्रांतों को क्या दी भैया? स्वायत्तता दी। क्या दी? ऑटोनॉमस दी, ठीक है। ऑटोनॉमस उनको प्रदान करी। तो कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है? अरे यार माफ करना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ? प्रांतों को तो ऑटोनॉमस स्वायत्तता मिली और केंद्र को क्या मिला? द्वैध शासन मिला। बात क्लियर है आपकी? ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन यहाँ भी दूर हो जाएगा। ये जो 9वां क्वेश्चन है आपका, तो क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। अभी पॉइंट बताया था आपको मैंने कि भाई कौन से के तहत प्रांतों को द्वैध शासन मिला? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो पहला तो भाई सही है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। भाई 1919 के तहत थोड़ी ना करी है, अभी तो कराया था मैंने। वो कौन से हुई थी? 1909 के तहत हुई थी। तो ये तो क्या होगा?
ये गलत होगा। क्रांतों केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण हुआ। क्या होगा इसका? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण हुआ। तो आंसर क्या होगा भाई? केंद्र, हाँ ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा आंसर। क्वेश्चन 10, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय, द्विसदनीय मतलब बाइकैमरलिज्म, ठीक है, बाइकैमरलिज्म। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कौन से एक्ट के तहत बनाई गई? 1892, 1909, 1919 या 1935। आंसर क्या होगा? 1919। यार द्विसदनीयता का क्या मतलब है कि जैसे आज हमारे यहाँ क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राज्यों में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो पहली बार इंडिया में ये सिस्टम कब आया, कौन से एक्ट के तहत आया? तो 1919 के एक्ट के, भारत सरकार अधिनियम से। याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 1919 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? ये कह रहा है क्वेश्चन। क्या? जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसके तहत लास्ट चुनाव कब कराए गए? अब क्लियर है बात? तो कब कराए गए? 1945 में। ओके, एक बात और मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि 1935 भारत सरकार अधिनियम GOI एक्ट 1935 के तहत, इस एक्ट के तहत चुनाव कब हुए? 1937 में, ठीक भैया। और 1919 के एक्ट के तहत, इसके तहत चुनाव कब कब हुए? 1923 में हुए भैया, ठीक है भैया। और 1945 में हुए। ये बात याद रखना, भूल मत जाना। पता चले कि आप कहीं गलती से 1935 के एक्ट से इसको लगा दो आंसर कि भैया ठीक है, तुम ऐसा मत कर देना 1935 के एक्ट से चुनाव 1945 में नहीं हुए हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12वां क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, जो ऑर्डिनेंस की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को कौन से एक्ट के तहत मिली है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर 1947। तो किसके तहत मिली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। बात समझ आई आपको? क्लियर है यहाँ से बात? ठीक है। जो आज हम भारत का जो राष्ट्रपति है, ऑर्डिनेंस की जो पावर है उसको एंजॉय करता है, वो कौन से एक्ट के तहत मिली है? 1935 के तहत, ठीक है। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां, ये क्या कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया? किस अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो पहले तो अर्थ समझ लो कि भाई संवैधानिक निरंकुशता है क्या, ठीक है। संवैधानिक, देखो निरंकुशता उसको कहते हैं कि यार जो शक्तियां हैं, जो पावर्स जो दी गई हैं, वो मतलब एक दो व्यक्ति के हाथों में ही केंद्रित कर दी हों, ठीक है। उसका जो नियंत्रण है वो ज्यादा हाथों में नहीं दिया गया उस शक्ति का, तो उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक निरंकुशता। तो कौन से सिद्धांत में दी गई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। आंसर क्या होगा इसका? 1935 में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था किसमें दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935 या 1947। आंसर क्या होगा इसका? 1935। इसीलिए मैं कहता हूं कि 1935 बहुत बड़ा भारत शासन का एक्ट है। एक बार रिवीजन करने के लिए पढ़ना भाई, मैंने अलग से पढ़ाया है मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 कि कई सारे प्रोविजन इंपोर्टेंट है इसमें। उसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा कौन है आज का? म्यांमार। आज का जो म्यांमार है ना, ठीक है। तो आज का जो म्यांमार अलग देश है, वो पहले भारत में था भाई। बंगाल पाकिस्तान तो अलग, मतलब कोई एक नहीं था, अलग अलग तो अब जाके हुए फालतू की चीजों से। तो क्या हुआ? कौन से एक्ट के तहत म्यांमार भारत से अलग हुआ? 1909, 1919, 1935 या 1947। कौन से एक्ट के तहत हुआ? 1935 के एक्ट के तहत हुआ। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 16, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम, बहुत इंपोर्टेंट है भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संविधान की रचना, ठीक है।
ये तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले इनमें से संविधान सभा का विचार कौन लाया? स्वराज पार्टी लाई 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1937 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन। कौन लाया भाई? स्वराज पार्टी लाई 1934 में, याद रखिएगा, ठीक है, रांची में। क्वेश्चन नंबर 17, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये कह रहा है कि यार प्रांत, देखो प्रांत से एक व्यक्ति चुन के जाएगा, एक प्रांत से एक अनुपात, मतलब एक प्रांत का प्रतिनिधि एक व्यक्ति होगा, तो अब कितने व्यक्ति को अनुपात में दिया गया? कहने का मतलब ये है कि यार एक विधायक चुना जाएगा, ठीक है, कितने लोगों द्वारा वो चुना जाएगा? तो क्या क्या प्रावधान था पहले जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था? 10 लाख व्यक्ति का एक प्रतिनिधि होगा, तो आंसर क्या होगा इसका? 10 लाख व्यक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है, गांधी नीरा में। कैबिनेट मिशन कब आया पहले तो ये बताओ आप? 1946 में आया, ठीक है। तो कौन? 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे, 3 ही थे। कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। अरे यार विलियम वुड तो 1854 का आदमी है, जो विलियम वुड, जो वुड डिस्पैच आया था, शिक्षा का आयोग आया था, तो ये तो भाई ये तो चटक गया होगा यार 1940 तक तो भाई ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या है? आंसर पता चल गया ना? आंसर ए होगा इसका, 19वां। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कब किया गया? 2 क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे आपके। थोड़ा सा डीप में फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव की बात कह रहा है केवल कि यार संविधान सभा का, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, उसका प्रस्ताव कौन लाया है? तो साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, या क्रिप्स मिशन, या फिर कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन है, इसको डेलीगेशन को मिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रस्ताव किसने लिया? क्रिप्स मिशन ने। कौन लाया? क्रिप्स मिशन लाया, ठीक है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मोस्टली जो पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया? किस मिशन के तहत किया गया? तो भैया कैबिनेट मिशन के तहत किया गया है। प्लीज भाई ये याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप लोग। आई रिपीट, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। और संविधान सभा का बनाने का प्रस्ताव किस मिशन के द्वारा आया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा आया। बात क्लियर है आपकी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या एस राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ओके, ठीक है, सॉरी भाई माफ करना, क्या आएगा इसका आंसर? स्थायी की पूछ रहा है, क्या है? स्थायी अध्यक्ष की पूछ रहा है, तो क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र। और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन थे? ये तो अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष कौन है? एस.सी. मुखर्जी। कोई क्वेश्चन नीचे आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? कौन है? एस.सी. मुखर्जी होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा? नहीं यार, प्रांतों से आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया था कि 10 लाख व्यक्ति उसको भेज रहे हैं, तो वो डायरेक्ट थोड़ी ना चुन रहे हैं उसको, ठीक है। तो क्या हुआ? सीधे जनता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रांतीय सभाओं द्वारा क्या है? जैसे ऐसे समझ लो कि आज हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसमें क्या है? 403 से 404 इसकी क्या सीट है? विधानसभा की सीट है। ओके, तो एक तहसील पे क्या है? एक एमएलए चुना जाता है। तो एक तहसील का व्यक्ति जा रहा है कहां पर? संविधान सभा में। ओके, और ये चीजें कौन तय कर रहा है? ये प्रांत तय कर रहा है, प्रांत की सभा तय कर रही है, प्रांत की विधानसभा तय कर रही है। अब क्लियर है बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत, क्या कह रहा है? मनोनीत कह रहा है, ठीक है। नॉमिनेट कर रहा है, नॉमिनेट, इलेक्टेड की बात नहीं कर रहा, नॉमिनेट। इलेक्टेड और नॉमिनेट में फर्क समझ आता है आपको? इलेक्टेड का मतलब होता है चुन के आता है, नॉमिनेट का मतलब होता है डायरेक्ट जो चुन लिया जाता है, डायरेक्ट जिसकी नियुक्ति कर दी जाती है बिना चुनाव के।
तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है? टी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णमाचारी, फ्रैंक एंथोनी। आंसर क्या होगा इसका? फ्रैंक एंथोनी है। ओके, उसके बाद में 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब करी गई? इसका मतलब ये भी है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आंसर इसका एक ही होगा, क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। देखो क्या कर रहा है ये, प्रस्ताव की बात क्या कर रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है। ओके, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? मतलब प्रस्ताव संविधान, उद्देश्य प्रस्ताव को ये क्या कह रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव को फाइनलाइज, पारित कब किया गया? कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। याद रखेंगे भाई, डेट को खूब पूछी जाती है, भर भर के पूछी जाती है। कौन लाया भाई, कौन लाया था उद्देश्य प्रस्ताव को? जवाहरलाल नेहरू साहब लाए थे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान को बनाने तो भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए? भाई बहुत शोर होता है इसलिए पॉज करनी पड़ती है बार बार वीडियो। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन, कुल कितने सेशंस हुए? 7 हुए, 9 हुए, 15 हुए? नहीं यार, कितने हुए थे? 12 हुए थे। देखो हुए तो 11 थे, हुए तो 11 थे, लेकिन लास्ट में क्या किया कि लास्ट में 24 तारीख को एक इनफॉर्मल सी एक मीटिंग भी रखी गई, तो वो मिला के ना वो बोलते हैं कि यार 12 अधिवेशन हुए, तो आंसर क्या होगा हमेशा इसका? 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना यहाँ आ जाएगा आपको, ठीक है? तो क्या होगा, मैं कह तो रहा हूँ कि एक थोड़ी सी इनफॉर्मल सी मीटिंग रख दी गई थी, तो लास्ट सभा जो 12वीं सभा के है कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को। कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यार कोई भी चीज बनाने के लिए कोई सलाहकार तो होता है, और यहाँ क्या चीज बन रही है? संविधान बन रहा है, तो संविधान का जो कैसे निर्माण हो उसके लिए एडवाइजर कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। गलती से मत कर देना, आंसर क्या होगा? बी.एन. राव होगा। क्या होगा आंसर? बी.एन. राव होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? दोनों में फर्क है। ये किसकी बात कर रहा है? अडॉप्टेड की बात कर रहा है। किसकी? अडॉप्ट की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो अडॉप्ट कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इन्फोर्समेंट कब हुआ है पूर्ण रूप से? यहाँ आ गया देखो 29 क्वेश्चन में, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इन्फोर्स कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को। मत भूल जाना इस बात को। एडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से इन्फोर्स कब हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को क्यों हुआ? क्योंकि यार 1930 में है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माफ करना, स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया कि भैया भारत आजाद है, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर। तो लोगों ने क्या बोला कि यार 26 नवंबर को ना रख के ना पूर्ण रूप से लागू कब होंगे, कब पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। देखो 26 नवंबर को भी ना कई सारे संविधान के आर्टिकल लागू कर दिए थे, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखो आगे ये वाला कुछ क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 30वां, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? 26 जनवरी को कांग्रेस ने स्थिति को 1930 स्वतंत्रता दिवस मनाने में आ गया ना, कि 1930 को क्या हुआ? स्वतंत्रता दिवस मनाया था भाई, इंडिपेंडेंस डे बनाया था इस दिन। ये गलत है, ये नहीं होगा। कोई शुभ दिन थोड़ी ना, किसी का बर्थडे थोड़ी ना कि हैप्पी बर्थडे, मोमोज खा लो, बर्थडे गांजा फूंक लो। ठीक है, तो 31, निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? एक संविधान एक मशीन की तरह एक बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसकी नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। किसने कहा है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। 32, किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा क्या थी? कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, इसका मतलब निकाल के देखना, आपको समझ आएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी, और इसका मतलब ये है कि यार कांग्रेस का ही बहुमत था है पूरा संविधान सभा में सबसे ज्यादा, और भाई कांग्रेस ही क्या है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। कांग्रेस के अलावा तो कुछ लोग हैं ही नहीं पूरे भारत में, पूरी कांग्रेस ही पूरी इंडिया हो गई यार। जैसे कुछ लोग आज एक एक पार्टी के नाम पर पूरे के पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 33,
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? यार ये कौन कह रहा है कि हिस्ट्री इन गांधी नीरा में मैंने क्या बोला था कि यार जैसे भारत स्वतंत्र हो कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए, किसने कहा? गांधी साहब ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है क्या? हाँ 34। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। क्वेश्चन क्या होगा? आंसर क्या होगा? 15। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। तो कितने क्वेश्चन? 34 क्वेश्चन थे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना किसके कितने सही हुए हैं, ठीक है? ऐसे ही सीरीज चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, ठीक है? नाइट में मिलते हैं भाई सोशियोलॉजिकल आपको थ्योरीज के साथ में, एक मेंस आंसर राइटिंग और कम से कम 10 से 12 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रीलिम्स के फैक्ट को लेकर, ठीक है? बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।